जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ महिला आंचल का। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि पूरी तरीके से तैयारी हो रही है गांव में कि भोज के लिए निमंत्रण की बात हो गई है। लेकिन आपने देखा समस्या ये है कि सभी गांव वाले जो हैं, जो टोले टोली में बटे हुए हैं, तो ये निम्न जाति के साथ नहीं बैठेंगे, कोई उच्च जाति के नहीं बैठेगा। तो ये सब काम फिलहाल अपने हाथ में ले लिए हैं बलदेव साहब। और आपने देखा कि अब तो लक्ष्मी भी फेवर कर दी। उसने कहा कि देखो भैया, भोज का काम अगर बालदेव को दिया गया तो ठीक है, बाकी हम जानते हैं गांव वालों के एक एक नस को जानते हैं कि कैसे सब लड़ मरते हैं। तो बालदेव साहब को दिया, ये निष्पक्ष होकर काम करेंगे और इन्हीं को देना चाहिए। आगे आप देखते हैं कि मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है। बालदेव जी वही हैं, बालदेव जी मतलब एक तरीके से पक्के वाले, न्यायपूर्ण बात करने वाले, गांधी जी को मानने वाले, हमेशा देश के लिए कल्याण करने वाले। तो इनको आज फिर से एक मौका मिला है कि उनको भाषण इन भाषण देने के लिए आज उपस्थित होंगे। और वो भाषण देने के लिए उपस्थित होंगे तो गांव वाले सुनेंगे भी। आपने देखा था जब अस्पताल खुलने वाला था तभी उन्होंने भाषण दिया था, तो सब उपस्थित हुए थे। लेकिन गाँव की पंचायत क्या है, पुरानिया कचहरी की बताया कि पुरानिया कचहरी की राम मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी उसमें चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण जो कि यादव टोला का, वो चुप रहने वाला तो नहीं है। वो भी बोला कि वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अब तहसीलदार साहब कौन से, कायस्थ टोले के हैं, कालीचरण यादव टोला का। तो वो कह रहा है, तहसीलदार साहब कहते हैं कि अस्पताल में सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फ़ायदा नहीं होगा। अफसरिया बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब ज़रा मदद कीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं, तुम ही बताओ खिलावन भाई। अब खिलावन भाई से पूछ रहे हैं, तुम बताओ। तो बूढ़े जोतकी जी जो थे, बूढ़े जोतकी काका यानी जो ब्राह्मण टोले के थे, वो भविष्यवाणी कहते हैं कि कोई माने या नहीं माने, हम तो एक बात कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, गांव का ग्रह इस समय बिगड़ा हुआ लग रहा है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा। और ये अस्पताल, तो अस्पताल पे वो क्वेश्चन मार्क लगा दे। अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझिए सेव से हो। तो इनको लग रहा है कि जो इनके यहाँ पे हैजा और पता नहीं क्या क्या बीमारी फैलती है। तो जोतकी काका जो कि है तो बहुत बूढ़े, पर अंधविश्वास से लबरेज हैं ये। इनमें अंधविश्वास इतना जोतकी काका में कूट कूट के भरा है कि ये बोल रहे हैं कि जो अस्पताल खुलेगा और वो जो बाहर से लोग आएंगे वो दवा करने नहीं, बल्कि जो कुएँ के पानी उसमें दवा छिड़क देंगे। और दवा छिड़क के वो ऐसा दवा छिड़केंगे जिससे सभी को गांव को हैजा हो जाएगा और फिर एक एक लोग ऊपर जाएंगे। तो ये ऐसा गांव वालों को सिखा रहे हैं कि इससे फ़ायदा नहीं होता अस्पताल से, बल्कि और नुकसान होने वाला है। अब बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लक्ष्मी यानी वही दासीन जो थी, वो अभी ये हुआ कि अब वो बच्ची नहीं रही, अब बड़ी भी हो गई है, बहुत समझदार भी हो गई है। तो अभी बालदेव भाखन के लिए उठ रहे थे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर, मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मलमल की साड़ी के खूट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर, लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते, लक्ष्मी तुम चुप रहो। तो महंत साहब, क्योंकि अब तो नेत्र से है नहीं, नेत्र उनके है नहीं, वो उसको रोक भी नहीं सकते, उसको सोच रहे कैसे रोके, तो हाथ टटोल रहे हैं। कहाँ लगी लक्ष्मी, बस आवाज़ सुन रही कि वो पंचों के बीच में खड़ी होकर बोल रही है, पंच परमेश्वर। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, जोतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहाँ जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गाँव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़ी धोखे हैं। उसने कहा कि गांव के जो मुखिया लोग हैं सबसे बड़े झगड़े लड़ाई के वही धोखे हैं। सदगुरु साहब कहीन है। अब वो भी कहती, क्योंकि कबीरपंथी है, तो सदगुरु साहब कहीन है, जहाँ मेल नहीं, जहाँ मेल तहाँ स्वर्ग है। मतलब कि जहाँ मेल मिलाप से लोग रहते हैं वहीं स्वर्ग है। और उसने ये भी कहा कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है, मानुष जन्म पाकर परमार्थ के बदले स्वार्थ देखे तो उससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमार्थ में जो विघ्न डालता है वे मानुष नहीं, आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं,
जग भग करने वाले को पुराण में क्या कहा है, सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सब कोई भेदभाव त्यागी के एक होकर परमार्थ के कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं परमार्थ कारज देह धरो ये मानुष जन्म अकारज जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से बिना है। उसने कहा कि सभी से विनती है, झगड़ा त्याग दीजिए सभी लोग और मेल बढ़ाइए। सदगुरु साहब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। इतना कह के जैसे ही लक्ष्मी बैठती है उसका चेहरा तमतमा गया, गाल लाल हो गया और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाषण देने का उत्साह कम हो गया। वह दोहा कविता तो नहीं जानता था और वो दोहा कविता सुना के और वो बैठ गई। सभी लोग पहले ही उससे प्रभावित हो चुके हैं। बालदेव के भाषण का अब थोड़ा सा स्तर थोड़ा सा उससे निम्न होगा। शास्त्र पुराण भी वो नहीं जानता। जेल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में कि भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था कि पास ही वो पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई, लेकिन वो जरूर भाखन देगा। उसे लक्ष्मी की ओर देखा तो मानो नशे में उठकर कहा खड़ा हो गया, प्यारे भाइयों। तो उसने भी स्टार्ट किया अपना। बोली एक बार प्रेम से गांधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया क्योंकि वो उसी को अपनी तरफ मतलब एक तरीके से रखे हुए हैं, पाल रहे हैं। तो उसने भी अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस प्रकार की जैसे उसने पंच परमेश्वर से किया। और क्योंकि वो महंत साहब की वहाँ पे रहती थी तो बहुत कुछ उसको कबीरपंथी के दोहे आ रहे थे और दोहे के माध्यम से थोड़ा सा अच्छे से उसने भाषण दिया था। उसके तुलना में देखा जाए तो इन्होंने ना उतना पढ़ा था, नहीं अस्तरीय इनका भाषण है। फिलहाल ये उठते हैं और ये भी संबोधित करते, प्यारे भाइयों कोठारी साहब जितना बात बोली हैं सब ठीक है। यानी वो यही लक्ष्मी दासी को कह रहे हैं कि जितना उसने बोला वो सही बोला है, लेकिन सबसे बड़े दुखी तो हम सभी हैं। हमारे कारण ही गाँव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों को सेवक हैं, हम कोई विद्वान तो नहीं है, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़े, गरीब आदमी है, मूर्ख है, मगर महात्मा जी के प्रताप से मतलब कि भारत माता के प्रताप से मन में सेता भाव जन्म हुआ है। सेता यानी सेवा भाव जन्म हुआ है और हम सेवक का बाना ले लिए। आप लोगों को तो मालूम है जय मंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दरख्वास्त भी नहीं जानते, यानी दस्तखत भी नहीं जानते। बहुत छोटी जात के, वो भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहे न वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानते हैं। तो आपने एक उनका सुना होगा महात्मा गांधी जी का ही कि अब वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा गांधी जी के संदेश दिया है लोगों को कि जो परपारत में रहता है या दूसरों को सेवा करता है बेसिकली तो वही तो वैष्णव जन है। तो ये गांव में लोगों को एक तरीके से समझाते हैं कि ठीक है हम उतना ना पढ़े लिखे नहीं जानते हैं। वो सामने वाला निम्न जाति का था फिर भी उसको गांधी जी ने अवसर दिया था। इसका मतलब कि हमको मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। अपने संबोधन को इस तरीके से संबोधित करते हैं और गांव वाले बैठ के और यादव टोला वाले तो खूब उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाषण शुरू होती पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। जब बालदेव जी भाषण शुरू करते तो पंचायत में फिर कानाफूसी हो गई। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव के भाषण के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोली, चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाषण जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। तो और उनके पीठ पे इस तरीके से मारा गया है कि वो पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो कि इतना मारा गया है कि चीता बाघ की तरह मेरा देह हो गया है, धन्य है। तो देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए अब ये यादव टोली वाला क्योंकि उसी के साथ ये रह रहे थे बालदेव, तो अभी उसको मौका मिल गया कि जैसे ही इन्होंने दिखाया तो सभी लोगों को समझाया कि जब हम लोग गांधी जी की बात करते हैं जयकार लगाते हैं तो इसमें कुछ लोग टोला टोली करते हैं और जयकार में शामिल नहीं होते। अब ज़रा देखिए कि हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने क्या नहीं किया। लेकिन फिर से वापस वो इतनी जोर पकड़ के भाषण देता है, कहते हैं कि लेकिन फिर से सुनिए आप लोग। लेकिन प्यारे भाइयों हमने भारत माता का नाम महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया है। तब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया, तिस पर भी हम इस बीस नहीं किया, मतलब आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेल का क्या समझते हैं।
स्वराजी लोग मतलब कि स्वराज के लोग, उस समय स्वराज पार्टी का आप नाम सुनते हैं क्योंकि ये उसी समय की बात हो रही। तो उन लोगों ने कहा कि उस समय लोग जेल को क्या समझते थे, आज़ादी दिलाने वाले जितने भी वीर थे उनके लिए जेल एक तरीके से घर था। तो उन्होंने कहा कि स्वराजी जेल को क्या समझते हैं, हम भी कुछ नहीं उस तरह। तो उन्होंने कहा वो जेल नहीं समझते थे, उसको ससुराल ससुराल कहते थे। जेल नहीं ससुराल यार, हम ब्याह करने को जाएंगे। मगर जेल में अंग्रेज़ सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। अब ये अपना बता रहे कि क्या क्या हमारे साथ वहाँ होता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन किया। इसके बाद कलेक्टर, एसपी, अब एसपी वगैरह को अब आंचलिक शब्दावली में ऐसे ही लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा सब दिया गया। हम लोग बोले दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिए तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों का परिवार नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा। हम चन्नन पट्टी चले जाएंगे, वहाँ आश्रम है। उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं करने देंगे तो हम चन्नन पट्टी चले जाएंगे, एक आश्रम वहाँ भी है। घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, राजेंद्र बाबू, तो इन्होंने देखिए महात्मा गांधी को महात्मा जी बोला है। और ऐसे ही अपने उसमें लैंग्वेज में महात्मा जी, जवाहिर लाल यानी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार ज़रूर आते हैं। चन्नी पट्टा यानी चन्नन पट्टी में जो आश्रम है वहाँ पे ये लोग ज़रूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहें कि चौधरी जी आप, चू चमड़ हमारा गुरु है, चू चमड़ उनका गुरु है। तो उन्होंने कहा कि आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है। जो गांव उन्नति नहीं किया है हम वही सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चन्नन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झड़ाई देंगे, मैला साफ़ करेंगे। हम लोगों को, उन्होंने कहा कि हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ़ करते थे। जहाँ सफाई रहती वहाँ का आदमी भी साफ़ रहता है, मन साफ़ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ़ रहता है। कोठी के बगीचे में क्लस्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुले की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा है। टैप में छापी किया हुआ है, 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौके से सब स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा जाओ पढ़ दो तुम, लेकिन वह बड़ा शर्मीला था। तो उसने कहा कि चलो हरगौरी तुम पढ़ लो। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ, बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थरथर क्यों काँप रहे हो? सेवा में बलदेव जी महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों की एक विशेष बैठक 8/12/45 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अस्त भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ मतलब अर्थ भी, उन लोगों ने कहा कि अर्थ भी समझा दो मेवालाल। तो अरे नहीं, अर्थ क्या समझाए? टैप में छापे किए हुए खत का अब अर्थ समझाएगा? चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते। ये अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर अपने गांव में सुधार लाना चाहता है। सुनो सिंह जी क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, 2 हंडी एक जगह रहे तो ढनमन तो होती रहती है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वो अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को स्मारक पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गाँव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं, बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े, फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाए। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। इतने में पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ है। सिंह जी,
मन में कोई 7-5 नहीं रखते, सादे दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया, दोनों गले मिलने लगे। तभी कायस्थ और राजपूत टोला की बात चल रही, तो वो गले भी मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि चिंता मत करिए। जब इन लोगों को लगा कि बालदेव जाने की बात करें तो बोले तुमको जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हिल मिल के काम कराएंगे। तो सभी ने कहा कि ठीक है, अब तो भंडारा जमेगा 2 दिन से। उन्होंने कहा भंडारा जमेगा 2 दिन से, तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूड़ी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था, महात्मा जी का झंडा पताका नहीं उड़ना होगा, वो मार खाएगा, वो मार खाएगा। अब उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हकीम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है, खिलावन सिंह। मतलब अब देखिए 2 लोग मिल गए ना, पूरे गांव में देखेंगे खुशी देखी नहीं जा रही है, उस खुशी का कुछ लोगों पे उल्टा भी असर हुआ है। उसमें खिलावन सिंह, खिलावन सिंह यादव को सिंह ने खिलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे कर दिया, इसे कोई समझ ही नहीं पाया, लेकिन खिलावन ने सब समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने, और इस तहसीलदार को तो देखो तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार जी। खिलावन को 60 वर्षा नहीं समझना, सब चालाकी समझता है। दुनिया की ज्ञानी गुठरी बघाड़ते हैं बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली की मुखिया से होना चाहिए था ना, सुराजी होने से क्या होगा। जात स्वभाव नहीं छोड़ते, इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते, और समय पड़ने पर सब धन बाइस पसेरी। तब खिलावन सिंह यादव टोली के उनका दिमाग खिसक गया कि बालदेव इसको मिलाना तो हम सिंह वाले को हमारे से चाहिए, ये मेल मिलाप आपस में कर लिए, हमको किनारे कर दिए। उन्होंने कहा कि जोतकी जी ने खिलावन के चेहरे को देखकर सब समझ लिया। जोतकी जो ब्राह्मण वो टोला के थे, यादव जी को गुस्साए देखे वो समझ गए कि अब समझ में आया, जब राजपूत टोली और कायस्थ टोली मिल गए तो इनके रंग चेहरे के उड़ गए हैं। कहे कि मोटी चमड़ी पर असर हुआ। खिलावन बाबू सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी से जब बनकर आ गई है क्या, उन्होंने पूछा खिलावन बाबू से। अब खिलावन बाबू का बेटा है सकलदीप, तो सोचे कि बात कैसे बढ़ाएं। तो जोतकी वाकई में भले ही बुढ़े थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका तगड़ा था। वो पूछते उनके बेटे के बारे में, जो सकल है। सकल के पिता कौन है, खिलावन है। खिलावन से जोतकी जो ब्राह्मण टोला के, ये यादव टोला के, खिलावन से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे जो सकल थे, सकल की जो पत्री वत्री है बन के वो आ गई क्या जनपत्री काशी से, ज़रा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा जोतकी काका, आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है, ज़रा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे, बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ था। कल ही भंडारा है, सुबह से अस्पताल के सामने की ज़मीन को साफ करके 60 वर्ष तक समझदारी को ना आना, जाफरा से घेरना होगा, समियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है, विजय होते होते शाम हो जाता है। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियाँ जाएंगी। टीसन भैंसचंद मनबाबू ने बालदेव से कहा, कल भोर को अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा, इतने बड़े बोझ को संभालना खेल तो नहीं है। सभी बारी बारी से महन साहब को साहेब बंदगी करके बिता हुए। बालदेव जी को महन साहब ने रोक लिया। बालदेव बाबू तुम जरा ठहर कर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा, अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर के बाद बीजक बाजू हम डोल डाल से हो जाए। कहाँ हो रामदास, तो रामदास को पूछे महन साहब। गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धुनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्त होए, शब्द बतावे जीव को, बूझे बेले कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई है, अक्षर स्पष्ट हो गए। संतो सारे जग पौराने, लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है, मनोहर सुगंधा, पवित्र गंधा। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है, नित्य क्रिया। इतने में आपने देखा कि ये आपका 5वां वो ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। आगे जब ये सब बातें हुई तो बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है।
मठ से लौटने में देर हो गई। लौटकर सुना खिलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है, सर्दी लगी है अथवा सिर दर्द कर रहा है। जिसको आंगन वाली ही नहीं, मतलब जिसकी आंगन वाली एक तरीके से जिसको आंगन वाली ही नहीं, वो आंगन में क्यों सोएगा। आंगन में सोने का मतलब है आंगन वाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ कि पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गो गो बोलता था। भौजी जी, उन्होंने कहा कि भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की। भौजी ने पत्नी भौजी बरेशी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले गए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है बालदेव जी को। आते समय कह रही थी आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद लक्ष्मी की शरीर की सुगंधा। आज भी बता रहे कि आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते थे। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टुअरा नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टुअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, कुंवर। मेरा बालदेव टुअर नहीं है, ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई हो। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक अजोधी भगत, तो ये बताया कि माँ जब नहीं थी उसके बाद बहुत दिन तक वो कोई अजोधी भगत थे, उनकी भैंस चराता था। अजोधी भगत की याद आती ही बालदेव की देह सिहर उठती है। कैसा पिशाच आदमी था बुढ़ा। बूढ़ी तो है और भी खटास था। खेकसियारी की तरह हरदम खे खे करता रहता। दिन भर भैंस चराकर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत की देह टीपते टीपते दर्द करने लगती थी। आंखें नींद से बंद हो जाती थी, लेकिन जरा भी ऊँघी की चटाक उस बूढ़े की उंगलियों को चोट बड़ी बड़ी करके खड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई है। थप्पड़, छड़ी और लाठी के मार शायद सूखी चमड़ी की चोट ज़्यादा लगी थी, लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का था। रूपमती थी, उसका कलेजा मोम का था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसी ही दयालु कैसे हुई समझ में नहीं आता। बूढ़े बूढ़ी को तो रात में नींद नहीं आती थी। आधा पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देते थे। आध पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज़ में चिल्ला उठता, रे टूखा भोर हो गई भैंस खाते। तो ये बता रहे हैं कि उस समय जब थे, तो ये अपनी स्थिति बयां कर रहे हैं कि उस समय जब थे तो हमारी स्थिति कितनी बदहाल थी। माँ भी नहीं थी और मैं जिसके यहाँ पे रहता था वो भी मेरे साथ किस तरह व्यवहार करता था। वो कहते कि याद आती है माया जी की। माया जी रामकृष्ण बाबू की स्त्री थी। तो बता रहे हैं कि माया जी जो थी वो रामकृष्ण बाबू की स्त्री थी। पहला सबल हुई चन्नन पट्टी में। सभा में रामकृष्ण बाबू, उनकी स्त्री चौधरी जी और तिवारी जी आए थे। अलबत्त रूप था रामकृष्ण बाबू की, बड़ी बड़ी आंखें, भाकन देते थे जैसे बाघ गरजे। मतलब वो भाषण कैसा देते जैसे बाघ गरज रहा हो। सुनते ही जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगते थे। क्या मजाल की हाकिम उनके खिलाफ अंगीठी या नात लोमड़ी राय दे दे। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माया जी के पाँव की चमड़ी फट गई थी, लहू से पैर लथपथ हो गए। लाल उड़ोलू। माया जी का दुख देखकर, रामकृष्ण बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका। कौन संभाल सकता था उस टान को। लगता था कोई खींच रहा हो। गंगा रे जमुनवा की धार नैनवा से नीर बड़ी। तो ये बता रहे कि वो इस तरीके से उन लोगों के स्वराजीपन, गांधी जी के व्यवहार को देख के रामकृष्ण बाबू को सबको शरीक देखा तो मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाया। और मैं भी उस समय रामकृष्ण बाबू के पास जाकर बोला था मेरा नाम सुराजी में लिखवा दीजिए। सुराजी में यानी स्वराज में। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखवाया था, बालदेव, बावन दास और चुन्नी गोसाई। तो 3 लोग एक साथ जो स्वराज वाली पार्टी थी उसमें शामिल हुए थे एक ही दिन। ये बालदेव भी शामिल हुए थे, बावन दास भी और चुन्नी गोसाई। इन तीनों लोगों का आगे नाम आता रहेगा। ये तीनों लोग स्वराज में उसी दिन गांधी जी को या गांधी जी के अनुयायी के रूप में निकल के आए थे। बावन दास के भी किरदार को देखेंगे आप, बहुत सशक्त किरदार है। तो बालदेव हो गए, बावन दास, चुन्नी गोसाई है। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले गए थे। माया जी बराबर ऑफिस आती थी, कभी गुस्सा होते नहीं देखा उनको। जब बोलती थी तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उनको बुखार हो गया था। देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं रात में। आँख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन? बावन?
गर्दन उल्टाकर देखा, माया जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई। कैसे हो बोलो? बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो माथे पर हाथ रखते हुए माया जी बोली थी। बुखार उतर गया? माया जी का हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावन दास ने कहा, माया जी को जैसे ही मालूम है कि तुमको बुखार है वैसे ही मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर लगाकर बुखार देखती चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही रामकृष्ण बाबू एक ही दिन के बुखार में स्वर्गवास हो गए। यानी न माया जी रही, न जो रामकृष्ण बाबू थे, जिन लोगों ने इन्हें स्वराज पार्टी में जगह दी थी, वो कोई नहीं रहा। उस दिन माया जी की ओर कौन देख सकता, देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माया जी का उस दिन का रूप गंगा रे जमुनवा की धार नैनवा से। तो ये बताते हैं कि सचमुच सबों के भाग फूट गए। सरात के दिन से जिला ऑफिस का नाम हो गया रामकृष्ण आश्रम, तो वही बाद में रामकृष्ण आश्रम हो गया। सरात के दूसरे दिन ही माया जी काशी चली गई। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा तो माया जी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावन दास को माया जी ठाकुर कहती थी। हमारा ठाकुर इस धरती पर लौटते ही बावन दास को उठाते हुए माया जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वो सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। पता नहीं माया जी कहाँ है। आंसू की गर्म बूंदें बालदेव की बाह पर ढुलक गई। गिरी माँ रूपमती माया जी तो याद करने लगती हैं। और फिर माया जी और लक्ष्मी दासिन, माया जी जैसे ही लक्ष्मी भी भाखन देना जानती है। लक्ष्मी भाखन दे रही है। विशाल सभा जहाँ तक नजर जाती है आदमी ही आदमी दिखाई देता। बांस के घेरे तोड़कर लोग मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मंच पर बालदेव के बगल में लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी के भी पैर की चमड़ी फट गई है। मंच की सफ़ेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही है। लक्ष्मी भाखन दे रही है। कौन? हरगौरी लक्ष्मी को गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती, माला लेकर बालदेव को पहना देती। गेंदे के फूल की माला, फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती। भीड़ मंच की ओर बढ़ती। हरगौरी आगे बढ़ गया, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। लोग हल्ला करें, बहुत जोर लगा रहे हैं, हरगौरी बाबू गांधी महात्मा कीजिए। बालदेव हड़बड़ा कर उठता है, मतलब वो स्वप्न देखता है। आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सवेरा हो गया। गांव भर के नौजवानों को बटोर कर जुलूस बनाकर कालीचरण यादव टोला का जो है जय जयकार करता हुआ जा रहा है। वारे कालीचरण बुद्धिमान है, बहादुर है, बुद्धिमान भी है। पुलोग्राम कब बनाया था? मतलब पुलोग्राम यानी प्रोग्राम कब बनाया था? रात में ही शायद, जरूर मेरीगंज की चंदन पट्टी की तरह नाम करेगा। और भोर का सपना। खिलावन भैया कैसी तबीयत है? तुम रात में कब लौटे? कहाँ देर हुई? सपैया टोला में। कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई, अब क्या सुराज हो गया? लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे साधे आदमी, कलिया पर नज़र रखना, उसमें और भी बहुत गुण है। सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपद्रव वो करेगा, हम जिम्मेदार नहीं। पीछे यादव टोली के मुखिया, ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास। खिलावन किसके ऊपर अपना दिल का बुखार उतारे समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है कि इतने दिन तक खिलावन ही तो अपने घर पे इनको रखा था, यानी बालदेव को। और कल के भाषण में खिलावन को, यादव टोला को सब साइड कर दी। कायस्थ राजपूत मिल गए तो उसको गुस्सा आ गई थी। खिलावन किसके ऊपर अपने दिल का बुखार उतारे समझ ही नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस धोने के लिए बर्तन ले आया था। खिलावन आज भी अपने ही हाथों भैंस धोता था। उसका कहना है कि भैंस के थन में 4 आदमी के हाथ लगी कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ पड़ा। साला अभी भैंस थिराई भी नहीं, धोने के लिए हल्ला मचा रहा है। पूड़ी जलेबी क्या अभी भी बट रही है? जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी काका भी जनेऊ टेंगू हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर आ रहे हैं। खिलावन ने टोका, आइए यहाँ पानी मंगवा देते हैं। खिलावन बाबू, गांव में तो स्वराज हो गया देखते देखते। अच्छा देखिएगा, गांव के लौंडे सब आज पुच्छ पुच्छ करेंगे। क्षुद्र नहीं चली भरी उतराई जैसे थोड़े तान। प्रोग्राम खैल बौराई ऐसी समरबन्नी में हुआ है। हमारे मामा के घर सिमर बनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात है। हम लोग मामा के यहाँ गए थे। मामा के यहाँ बड़े पुत्र को जग्योपति था। प्रातः काल उठ के देखते कि गांव भर के लौंडे इसी डंडा पताका लेकर इंकलाब जिंदाबाद करते हुए गांव में घूम रहे थे। मामा से पूछा कि मामा ये क्या बात है? तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने वोल्टेरी में नाम रखा है। इंक्लिश जिंदाबाद का अर्थ है कि हम जिंदा बाग हैं। जिंदा बाग भी उसी शाम को देखा। स्कूल से पश्चिमी कांग्रेसी तैवारी नीमक कानून बनाने वाले थे। अभी गांधी जी आपने देखा कांग्रेस में नमक कानून की बात हो रही थी, तो बताए कि इंकलाब जिंदाबाद तो कर ही रहे थे। सुबह पता चला कि
स्कूल से पश्चिमी कांग्रेसी तैवारी नामक नीमक कानून बनाने वाले थे। बड़े बड़े चूल्हे पर कढ़ाइयों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे थे। सब गीत नाद झंडे। पूछा कि ये क्या भाई? तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी खड़े होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दरोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक टोपा वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाले निकले। फंस फिर क्या था, जिंदा भाग आ गया। जो जिस मुंह से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर सब गिर रहे थे। कहाँ झंडा कहाँ पताका, कुछ पता भी नहीं चला। और लोगों वो पिटाई करने लगे। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में वोल्टेरी घर घराने लगे। फिर इनकलाब जिंदाबाद हुआ। पुलिस दरोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते, सब लोग भाई चिल्लाओ। और इस तरीके से सब खूब उछल कूद मचाते। तो उन्होंने कहा, नहीं ज्योति काका, अब ऐसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमबरनी के बारे में आप जो कह रहे हैं, सो आप इधर सिमबरनी गए हैं? नहीं। तब क्या देखिएगा, एक बार वहाँ जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़के स्कूल, चरखा सेंटर, रायबरेली, क्या नहीं है वहाँ? घर घर में ABCD पास है लोग। शिवानंद बाबू को आप जानते हैं? उनका बेटा रामानंद हम लोगों के साथ जेल में था, अब हकीम हो जाएगा, पक्की बात। खिलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, बड़ा भैंस पी रहा है। खिलावन भैंस धोने चला गया बालदेव के पास। बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है, गांधी महात्मा की जय। तो यहाँ से आप देखते हैं कि उनको समझा देते हैं कि जिसकी बात आप कर रहे हैं वो गांव आज बहुत आगे निकल चुका है और आप यहाँ पे गांव में लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। तो बालदेव समझाते हैं, खिलावन भी कहते हैं अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो भी निकल लेते। बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।